डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग बोर्ड परीक्षा 2019 से 2023 तक के अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2019 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रसायन विज्ञान पार्ट को पूरा कर लिया है। अब इस समय हम लोग भौतिक विज्ञान पार्ट की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें आज हमारा होगा सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो कि 2019 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। इस सेट का कोड है 824BM। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखा जाए। देखिए, आज की क्लास का आपका पहला सवाल है। ये हमारा सेट नंबर 3 का सवाल है। एक दो सवाल छूट गया था तो मैंने सोचा आज ही इसको कवर कर देता हूँ मैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो सवाल दिख रहा है, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सवाल कहना क्या चाहता है हमसे। क्या कहना चाहता है जी? एक 4 ओम का प्रतिरोधक है, इसमें प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर और धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर और धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा आप देखेंगे क्या कह रहा है। क्या इसमें सबसे पहले तो आपसे प्रतिरोध दे दिया आपको। क्या दे दिया जी? प्रतिरोध। ठीक है, तो आपने देखा कि इसने आपको प्रतिरोध दे दिया है, मतलब R बराबर 4 ओम इसने लिख दिया। अब आपने दिया हुआ है उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा जो दी गई है वो दी गई है 400 जूल। तो जरा आप यहाँ बात करेंगे, ये जूल में है ना, तो चूंकि जूल में है इसलिए इसे क्या मान लेंगे जी हम? इसलिए इसे W मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जो किया गया कार्य है, क्या है? किया गया कार्य वही तो उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, और हम लोग उसी उत्पन्न ऊष्मा को बदल देते हैं कैलोरी में। ध्यान देना इस बात को। परंतु यहाँ पर आप देखोगे कि ये सवाल में जूल ही दे दिया है, तो उसी W को हम जूल में मान लेते हैं। अर्थात यहाँ पे एच ना मानकर हम इसको डायरेक्ट क्या मान लें? W। क्योंकि अगर ये कैलोरी में दिया होता तो हम उसमें 4.2 का गुणा करते, परंतु ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट आप इसको क्या मानिए? W मानिए। हो गया आराम से। देखिए कितना बढ़िया से हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आपसे पूछ रहा है, तो विभवांतर V पूछ रहा है। विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास सवाल में अगर बात किया जाए तो आपके पास दिख रहा है R, आपके पास दिख रहा है W, और आपको निकालना है V, और आपको निकालना है I। मतलब आपके पास 4 चीज़ें हैं, R, W, V और I। तो ये V और I तो आपको ज्ञात नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे इनमें 3 में से किसी एक को ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इन तीनों को पकड़ा, R, W, V। तो W का एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जो केवल R, W और V में रिलेशन को बता रहा हो। किस में रिलेशन को बता रहा हो? R, W और V में। एक चीज़ मैंने आपको छोड़ दिया यहाँ पे। क्या छोड़ा आप बताएंगे क्या? क्या छोड़ा मैंने? देखिए, लिखा है प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अर्थात प्रति सेकंड का मतलब कितना होता है बताएंगे क्या? प्रति सेकंड का मतलब कितना होता है? प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो समय बराबर आप लिख सकते हैं 1 सेकंड। जब भी कहीं पे आपको प्रति सेकंड लिखा हो आप उसे 1 सेकंड समझिए। क्या समझिए? 1 सेकंड। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, इसे हम लोग शक्ति भी मान सकते हैं, P मान सकते हैं, P, क्योंकि प्रति सेकंड किया गया कार्य अर्थात उत्पन्न ऊष्मा, आप क्या कहते हैं उसको? शक्ति ही तो कहते हैं ना। याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो शक्ति भी आप मान सकते हैं इसे, क्योंकि हमारा P का फॉर्मूला होता है W/T। तो T की वैल्यू 1 कर देंगे तो P बराबर W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद रख लीजिएगा इस बात को। तो इसे आप P मान सकते हैं, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। ऊष्मा दी गई थी तो मैंने ऊष्मा में ही सवाल को लगाना उचित समझा है, और समय T को मैंने मान लिया 1 सेकंड। जो समय T है वो मैंने मान लिया 1 सेकंड। तो अब देखिए आप
कि आपको यहाँ पे टी भी मिल चुका है, साथ में क्या मिल चुका है, टी। तो हो गया आर, डब्ल्यू, वी और टी। इन चारों चीज़ों को आप पकड़ लीजिए, आर, डब्ल्यू, वी और टी। तो आइए ज़रा देखते हैं हम इन लोग को क्या होगा इस पे। तो देखिए ज़रा क्या होने वाला है यहाँ पे। मैंने कहा आपने आर दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका वी दिख रहा है, वी आपको निकालना है, आई आपको निकालना है, और टी का वैल्यू 1 सेकंड दे दिया क्योंकि प्रति सेकंड था। ठीक है, ये बात को आप याद रखिए। तो आप प्रयोग करिए ना फॉर्मूला यहाँ पे। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं, बताइए तो आप क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि W बराबर अनेकों फार्मूले होते हैं। तो पहले मैं आपका सब फार्मूला लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपका W बराबर फार्मूला होता है V इंटू क्यू, ठीक है। फिर इसी के बराबर होता है फार्मूला V इंटू आई इंटू टी। फिर इसी के बराबर होता है फार्मूला आपका आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, सब फार्मूला आप लिख लीजिएगा। और फिर इसी के बराबर फार्मूला होता है आपका वी स्क्वायर टी बटे आर, वी स्क्वायर टी बटे आर। अब आपको जिस फार्मूले की आपको ज़रूरत है आप उसे इसमें से प्रयोग कर लीजिएगा। तो आप ज़रा बताएंगे पहले आपको कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए। क्योंकि वी और आई दोनों मालूम नहीं है, तो वी और आई जिसमें आ रहा हो आप उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका उपयोग कर सकते हैं। आई निकालना है तो इसका उपयोग करिए, आर निकालना है तो इसका उपयोग करिए। तो आइए ज़रा हम लोग पहले आई ही निकाल देते हैं। तो इसमें से हम लोग W बराबर फॉर्मूला ले लेते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो W आपको कितने जूल मिला था जी, 400 जूल मिला है। आई आपको निकालना है, और जो आपकी आर की वैल्यू है वो 4 ओम का प्रतिरोध है, और टी आपने देखा 1 सेकंड था क्योंकि प्रति सेकंड लिखा हुआ था। तो गुणा आपका चला आएगा भाग में, तो 400 बट्टे कितना होगा 4 बराबर आई स्क्वायर, बचा आपका 100 बराबर आई स्क्वायर। आपने देखा जब आई बराबर आपने किया तो आ गया 100। जैसे ही आपने हल किया इसको 100 का वर्गमूल आ गया 10 एम्पियर। 100 का वर्गमूल आपका आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका आई निकल गया। अब आपको वी निकालना है, वी। तो फिर आप चूंकि देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, देखिए मैं आपको इस सवाल को ऐसे बता रहा हूँ कि आपसे एक ही पूछा ही हुआ है। क्योंकि मान लीजिए कि अब देखिए, अब आपका यहाँ पे देखिए आपका आई तो निकल चुका है, तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं ये वाले को, परंतु हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे जिससे लगे कि हमने केवल इसी सवाल को लगाया है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो W बराबर आपका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर टी बटे कितना आर। रखिए जरा W इसमें, ये इसको रखिए 400 बराबर वी स्क्वायर गुणे टी का मान 1 और नीचे इसका मान 4। तो इसका तो तिरछा गुणा हो जाएगा ना इधर इस बार। तो क्या होगा जरा देखिए इधर, तो 400 गुणे 4 बराबर वी स्क्वायर। तो आपका जो वी स्क्वायर बराबर आ गया वो 1600 आ गया। कितना 100 आ गया, 1600। जब आपने वी बराबर देखा तो यहाँ पे आ गया करड़ी के अंदर 1600, करड़ी के अंदर आ गया आपका 1600। ठीक है, 1600 किसका वर्ग है, 40 का वर्ग है। तो ये जो वी आपका आ गया 40 वोल्ट आ गया, अर्थात सिरों पर विभवांतर 40 वोल्ट, और जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो 10 एम्पियर है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 40 वोल्ट 10 एम्पियर। तो आराम से देखिए आपने सवाल इसको लगा दिया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट कर दिया करिए। मैं आपको पुनः अगली क्लास में इसे समझाने का प्रयास करूँगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक बढ़िया सा सवाल है, देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक ऊपर वाला सवाल तो देखेंगे आप, ये कट चुका है। लिखा हुआ है नामांकित आरेख में चित्र खींचकर वैद्युत डायनामो का सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, हमको इस सवाल की चर्चा करनी है। आपने इस सवाल को दिया हुआ है, इसको मैंने बताया था क्या, ये सवाल तो मैं शायद आपको बता चुका हूँ। हाँ ये सवाल हमने बता दिया इसको। यहाँ पे हमने देखा था ना समांतर क्रम था, यहाँ पे I1 धारा गई थी और ये I2 धारा गई थी। हाँ ठीक है, ये सवाल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लास में आप देखिएगा, जिन्हें नहीं देखा है
वो देख लेंगे, और जिन्होंने देख लिया है उनको तो आराम से समझ में आ गया हो। अब जरा इस सवाल को आप ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया सवाल है आपका। देखेंगे आप लोग जरा इसको, तो बताइए आप इस सवाल का आंसर क्या करेंगे, जल्दी बोलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो रहा है। तो दर्पण कैसा है, बताइएगा जरा आप। तो पहला तो आप ऑप्शन देखेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में आप देखेंगे कि ये तो उसी आकृति के बराबर, जैसे एक लड़का ये खड़ा हुआ है तो ऐसे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका प्रतिबिंब ऐसे करके बना देगा, हैं, उल्टा तो बनाएगा नहीं। समतल दर्पण तो हमेशा सीधा ही बनाता है, इसीलिए इसमें ये ऑप्शन सही है। दूसरा आप देखेंगे केवल अवतल। केवल अवतल, अवतल में तो आप जानते हैं हमेशा उल्टा बनता है, केवल एक ही स्थिति में सीधा बनता है, जब वस्तु को पी व एफ के बीच रखा जाता है, ठीक है, तभी सीधा बनता है, नहीं हर बार उल्टा बनता है। दूसरा ऑप्शन वैसे ही गलत है। तीसरा केवल उत्तल। उत्तल में आप जानते हैं हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम इसमें तीसरा करके ज़्यादा सही मानते, ठीक है। परंतु यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन दे दिया है, या तो समतल या उत्तल, मतलब कि समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, या तो समतल या उत्तल। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब इसमें आप लोग को कुछ लोग उत्तर बताएंगे केवल उत्तल, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि समतल में भी सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। हाँ, वो परिपार्श्व में उल्टा होता है कि दाहिना वाला बाएं में दिखता है, बायां वाला दाएं में दिखता है, ठीक है, लेकिन बनता तो सीधा ही है ना। याद रखिएगा आप लोग, सीधा प्रतीत होता है कि नहीं होता है, उल्टा तो लगता नहीं कि ऐसा है कि सर आपका नीचे हो गया। यहाँ सीधा उल्टा की इसकी बात हो रही है, ऊपर और नीचे की बात हो रही है, ठीक है, ये दायां बायां की बात नहीं हो रही है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए तो अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 मीटर है क्या। ना, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। ये मैंने आपको बता रखा है, ये आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। और जो इसका नेत्र लेंस होता है वो उत्तल होता है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। नेत्र लेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं, आप उस क्लास में देखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए बस इतना ही याद रखिए, मैंने आपको बता दिया है। और दूरबीन इनफाइनाइट होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। हमको चलना है अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके लिए बढ़िया सवाल है। क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल और आसान सवाल है, बताएंगे क्या आप। लिखा हुआ है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो ये तो मैंने आपको एकदम भर भर के कॉपी में लिखवाया हुआ है, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि किसी भी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा उसके विपरीत दिशा में बहेगी। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये आपका पैटर्न हो गया इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बाकी तो सिस्टम वैसे ही गलत है। फिर देखिए कौन सा वाला यहाँ पे शक्ति को निरूपित कर रहा है। किसको, शक्ति को। शक्ति मतलब पी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है जी, पी पूछ रहा है। शक्ति का मतलब यहाँ पे आपसे पी पूछ रहा है, पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप बताइए, पी का फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे। आपके पास पी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपके पास पी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका पी होता है, पी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी। पी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी। तो अभी जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था डब्ल्यू का, सब डब्ल्यू इसमें रख दीजिए, सबका टी काट दीजिए, आपको पी के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिल जाएंगे। तो ज़रा देख लीजिए आप लोग पी के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख ही देता हूँ। चलिए, पी का तो पहला फॉर्मूला आपका डब्ल्यू अपॉन टी ही मिल गया। जैसे डब्ल्यू का मान वी आई टी रखेंगे, देखिए वी आई टी आप रखेंगे तो नीचे टी हो जाएगा, और टी से टी आपका कट जाएगा, ये टी कट जाएगा और ऊपर वाला टी कट जाएगा। देखिए खाली वी आई मिल गया। क्या मिल गया जी, वी आई मिल गया। उसके बाद वी आई में आप और फार्मूला रखिए, तो आपको मिल जाएगा वी बराबर आई इंटू आर, जिससे एक फार्मूला बन जाएगा पी बराबर आई स्क्वायर आर। क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। दूसरा यहाँ पे रख दीजिए वी स्क्वायर अपॉन आर टी, तो यहाँ पे हो गया ये वी स्क्वायर टी अपॉन आर रखिए,
तो वी स्क्वायर अपॉन आर मिल गया। ये आपका पी का फॉर्मूला है। जैसे पीछे डब्ल्यू का फॉर्मूला था वैसे यहाँ पी का फॉर्मूला है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बता दीजिए आप इसमें से कौन सा सही है। क्या आई स्क्वायर बट्टे आर कहीं मिला आपको? नहीं मिला। वी स्क्वायर बट्टे आर मिला, ये तो मिल गया जी। एक मिनट, बट्टे आर होना चाहिए ना, ये तो इंटू आर है। देखिए कितना गजब घुमाया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज होंगे। वी स्क्वायर बट्टे आर नहीं लिखा है यहाँ पे, जो लिखा हुआ है वी स्क्वायर इंटू आर लिखा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, पी बराबर वी आई, ये वाला सही है, वी आई आर ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही मिला आपको? तीसरा ऑप्शन सही मिला। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। बहुविकल्पी में देखिए अब तो आपके 20 बहुविकल्पी आते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। सतर्क रहिएगा, 20 में से 20 आपको सही करके आना है। टारगेट इस बार कम से कम 69 होना चाहिए, 69, क्योंकि 67 तो हम लोग पहुँच चुके हैं, 69 पहुँचना है, याद रखिए, ठीक है। चलिए शुक्र मनाइए, मैं एक नंबर छोड़ रहा हूँ, नहीं 70 का टारगेट होना चाहिए था इस बार। चलिए जरा आगे देखिए आप लोग। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनरेटर से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बल्ब की शक्ति क्या है? वही कहानी। देखिए आपको विभवांतर दे दिया गया है, आपको विभवांतर भी बराबर दे दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 220 वोल्ट विभवांतर देने के बाद आपसे कह रहा है कि धारा जो प्रवाहित की जा रही है, धारा आई बराबर 0.5 एम्पियर। आपसे क्या पूछ रहा है? बल्ब की शक्ति पी पूछ रहा है। तो देख लीजिए ना, पीछे का फार्मूला देखिए, कौन सा लगाएंगे आप जी? कौन सा लगाएंगे आप? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा लगाएंगे आप? आप लगाएंगे पी बराबर वी आई। कौन सा लगाएंगे जी? पी बराबर आप लगाएंगे वी आई। कि बस 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 मैं लगा दूंगा अब। तो मैंने कहा लगा दीजिए, तो आपने कहा लीजिए, तुरंत आपने लिखा पी बराबर वी आई। तो क्या हो गया? पी इज इक्वल, वी की वैल्यू आपने रख दिया 220 वोल्ट और इसकी वैल्यू आपने रख दिया 0.5 एम्पियर। तो आपको मालूम ही है कि आपको यहाँ पे करना है 22 बच्चे 110 हो जाता है, और एक जीरो बढ़ा देंगे, एक अंक के पहले लग जाएगा आपका दशमलव। तो इसकी शक्ति पी देख लीजिए कितना हो गया, शक्ति देख लीजिए कितना बच गया आपका 110, और चूंकि शक्ति है इसका मात्रक होता है वाट। ये हो गया आपका पी बराबर 110 वाट। देखिए कितना आसान सवाल था आपकी स्क्रीन पर। चलिए दूसरा देख लीजिए। उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आप जरा मुझे बता दीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी या प्लस होती है कि माइनस होती है? बताइए जरा, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी आप लेते हो वो प्लस लेते हो कि माइनस लेते हो? जल्दी हमें बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे क्या आप लोग? नहीं बताएंगे क्या हैं? हम बताएं आपको? प्लस होती है। क्या होती है? प्लस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो क्या होती है? प्लस होती है। तुरंत लगा दीजिए इस सवाल को, ये तो दुई कौड़ी का सवाल है आपके लिए। चूंकि उत्तल लेंस है, ऐसे लिखिएगा आप, उत्तल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी एफ बराबर +20 सेमी। तो क्षमता बराबर सेंटीमीटर में दिया तो आप 100 बट्टे करेंगे एफ, मतलब आ जाएगा आपका 100 बट्टे +20, तो टोटल आ गया आपका +5 डी, अर्थात +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। देखिए कितना आसान और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगले दोनों सवाल देखिए, कितने खूबसूरत सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर, कितने बढ़िया सवाल और कितने दमदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए जरा आप और बताइए, बार बार बताइए इसे। चलिए कर है आपसे, भैया स्नेल का अपवर्तन नियम बताओ। किसका नियम बताओ जी? स्नेल का अपवर्तन नियम। या तो स्नेल का नियम आप जानते ही हैं, अपवर्तन के कितने नियम है जरा मुझे ये बताइए तो कमेंट बॉक्स में। तुरंत बोलिए, फटाक से बोलिए और झट से बोलिए, आंसर भी तो बताना है आपको अभी। चलिए बताइए जरा, स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो आप बताइए अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जैसे परावर्तन के 2 नियम, वैसे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम में पहला नियम आपका क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि देखो, आपतित किरण
उसके बाद अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया ना, ये आपका हो गया पहला नियम। उसके बाद जो आपका दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम वो क्या कहता है? दूसरा नियम आपका कहता है कि देखो, जो दूसरा नियम है वो कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब समझते हैं ना, साइन, SINE, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या, साइन का अनुपात, का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है जी? नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। तो आपतन और अपवर्तन कोण क्या है जरा देखेंगे आप। मान लीजिए कि ये आपका विभाजक तल है। क्या है जी? विभाजक तल। विभाजक तल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि इसके नीचे दूसरी परत है और इसके ऊपर दूसरी परत है। तो विभाजक तल है, मान लीजिए ऊपर वायु है और नीचे आपका कांच है, नीचे आपका कांच है। तो आपको जाहिर सी बात है मालूम होगा कि वायु जो है आपका विरल है और कांच जो है आपका सघन है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब उसके बाद एक आपतित किरण आ रही थी। क्या आ रही थी? आपतित किरण ऐसे आ रही थी, देखिएगा आप, यहाँ पर टकराई। तो जैसे ही टकराई, जहाँ पर टकराई वहीं से आप एक 90 अंश का कोण खींच दीजिए। ये 90 डिग्री एंगल, जो आपने 90 डिग्री एंगल खींचा, इसी को आप बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो अब आप जरा बताएंगे अपवर्तन के अनुसार, क्योंकि किरण जो है, देखिएगा, ये आपतित किरण है जी, ये आपतित किरण है, ठीक है। तो जब ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकती हुई जाएगी कि दूर जाएगी? बताएंगे जरा आप। क्या होगी? झुकती हुई जाएगी। वास्तव में तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, परंतु यह झुक गई, यह झुक गई, इधर से चली गई, ठीक है। ये हो गई कौन सी कोण? ये कौन सी किरण हो गई जी? अपवर्तित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण हो गई। समझे कि नहीं आप? समझे। तो इसका उल्टा आप विरल से सघन में कर लीजिएगा, अभिलंब से दूर हटती हुई जाती है। तो हम तो जानना चाहते थे I और R। तो आपतित किरण जो है ना, ये वाली देखिए, यहाँ से आई है और अभिलंब, इसके बीच का जो एंगल बना है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये किरण यहाँ पर मुड़कर जा रही है ना, तो इसके और ये अभिलंब के बीच का जो एंगल बना है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण R। इसको मत ले लीजिएगा, उसको नहीं लेना है, याद रखिएगा। ये तो हमारा विचलन कोण है डेल्टा, ठीक है। ये विचलन कोण डेल्टा है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, कितना विचलित हुई है उसकी बात हो रही है वहाँ पे, परंतु हमें उसको नहीं देखना है, ठीक है। हमें इसको देखना है, R को। तो I हो गया और आपका हो गया R। तो नियम ने क्या कहा कि जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है, दोनों का अनुपात नियत रहता है। तो आपतन कोण की ज्या जो होती है वो होती है साइन I, और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है वो होती है साइन R। अनुपात कैसा रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है?
नियत रहता है। इसी नियतांक को ना उस पदार्थ का, याद रखिएगा, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। किस पदार्थ का? किस पदार्थ का जी? जिसमें जा रही है किरण, उसका मतलब एक पदार्थ के सापेक्ष दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। जिस पदार्थ में जा रही है ना, उसी को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें ये आपका प्रथम माध्यम था वायु और ये आपका द्वितीय माध्यम था कांच। तो द्वितीय में जा रहा है ना, तो ये द्वितीय का अपवर्तनांक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। किसके सापेक्ष है? इस प्रथम के सापेक्ष, अर्थात इस वायु के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक है। तो यही जो आपने दूसरा नियम देखा अपवर्तन का, कौन सा वाला? दूसरा नियम, यही स्नेल का नियम है। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। यही है स्नेल का नियम। इससे सवाल भी हमारे लगते हैं। और ये जो नियत है ये हमेशा किसके बराबर रहता है? जो नियत है ये रहता है आपका अपवर्तनांक के बराबर। किसके बराबर जी? अपवर्तनांक के बराबर। किस माध्यम का? दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। हो जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इस तरह से आपके ये सवाल हुए समाप्त। एक सवाल आपका दिख रहा है, अभी मुझे 2 सवाल आपके करवाने हैं। ये सवाल देखिए मैं पीछे भी लेके आया हूँ, तो वहीं पे मैं ले चलता हूँ आपको। आइए ज़रा देखिए, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिए, सवाल आपके सामने है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आपको देना है। और क्या आप इसका जवाब देंगे, ज़रा आप मुझे बताएंगे क्या? आप यही कहेंगे कि जो तारे होते हैं उसका प्रकाश जब हमारी पृथ्वी पर आता है, ध्यान दीजिएगा, जो तारे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक वायुमंडल है। इसके चारों ओर एक वायुमंडल है। यहाँ पर एक है तारा, और यहाँ पर देखिए आप बैठे हैं, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, आप दिख रहे होंगे यहाँ पे पृथ्वी पर, दिख रहे हो नहीं दिख रहे हैं? यहाँ से तारे का प्रकाश आया, अगर सीधे आपकी आंख पर पहुँच गया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तारा टिमटिमाता ही नहीं। परंतु इसमें हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हो गई कि जब वो तारा का प्रकाश वहाँ से चलना शुरू किया, तारे का प्रकाश वहाँ से चलना शुरू किया और आपकी आंख के पास तक आने वाला था सीधा एकदम, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया तो वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं। ये कुछ परतें सघन होती हैं, कुछ विरल होती हैं। जो पृथ्वी के पास वाली होती हैं वो सघन होती हैं, याद रखिएगा। जो पृथ्वी से दूर वाली होती हैं वो विरल होती हैं। तो जैसे ही ये प्रकाश सघन से विरल में जाता है, इस तरह से अपवर्तित होने लगता है। क्या होने लगता है जी? अपवर्तित होने लगता है, याद रखिएगा। और जब अपवर्तित होता है तो ये प्रकाश का किरण सीधे हमारी आंखों पर नहीं पहुंच पाता है, ये कुछ ऐसे मूव करके हमारी आंखों पर पहुंचता है। तो कभी प्रकाश हमारे सामने हमारी आंख पर पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसीलिए कभी तारे हमको दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, जिससे लग रहा है कि वो टिमटिमा रहे हैं, लिप लिप कर रहा है, अर्थात बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो हम लोग इसी बात को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? लिखिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, समझा तो दिया मैंने आपको, आप लिखेंगे। क्योंकि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तारों का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो तो वायुमंडल में उपस्थित भिन्न भिन्न घनत्व वाली परतों, वायुमंडल में उपस्थित भिन्न भिन्न घनत्व वाली परतों, भिन्न भिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तित हो जाता है, से अपवर्तित हो जाता है, जिससे जिससे वह प्रकाश घटता बढ़ता रहता है, वह प्रकाश घटता बढ़ता रहता है।
और कभी हमारी आँखों को दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता है, कभी हमारी आँखों को दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हो गया, लिख लिया आपने? बस। तो अगर आप और अच्छे से टीचर को समझाना चाहते हैं तो आप उसी में लिख दीजिएगा ऐसे, मतलब फिगर आप बना लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा फिगर को और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ परतें ऐसे ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक तारा बना दीजिएगा और वहाँ से प्रकाश को लाइएगा ऐसे सीधा इधर 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 मुड़ा के ले आके अपनी आँख बना के यहाँ पे दिखा दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि प्रकाश कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, जिससे वो किरणें आपको कभी दिखती हैं और कभी नहीं दिखती हैं। तो लगता है कि तारा जल बुझ रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना। चलिए अब देखिए जरा, किसी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट किरण आरेख बनाइए। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट किरण आरेख बनाइए। तो आइए और हम बनाइए और आप देखिए। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, परंतु मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, इसके लिए मैं पेज को ब्लैक कर चुका हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का विचलन यहाँ से हुआ कैसे था, ठीक है। पहले मैं एक प्रिज्म को बना देता हूँ। किसको बना देता हूँ मैं? प्रिज्म को बना देता हूँ, ठीक। अब एक आएगी श्वेत प्रकाश की किरण। क्या आएगी जी? श्वेत प्रकाश की किरण आएगी। कैसे? देखिए, ऐसे ऐसे आएगी श्वेत प्रकाश की किरण। ये है श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है। उसके बाद देखिए, जाना तो इसको कैसे चाहिए था, जैसे आई थी वैसे तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, परंतु ये सीधे न निकलकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और फिर यहाँ से ऐसे कुछ हिस्से में बंटने लगती है। यहाँ से आप लोग 7 लाइनें खींचिएगा। कितनी लाइनें खींचिएगा? 7 लाइनें खींचिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद मैं अब आगे इनको अलग करने वाला हूँ। कैसे? ये रंगें कैसे अलग होंगी बताइए। सबसे ज़्यादा कौन घूमेगा? सबसे नीचे आपको कौन मिलेगा? जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता होगा वही आपको सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है। तो आपको रेड कलर सबसे नीचे मिलेगा और आपने कलर का पढ़ ही रखा है विबग्योर। विबग्योर तो सबसे ऊपर आपको आर मिलेगा, सबसे नीचे आपको वी मिलेगा, ठीक है। मैं इसको अलग अलग रंग से बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप ज़रा देखिए कैसे मैं इसको अलग अलग रंग से बना रहा हूँ। जितने अवेलेबल हैं हमारे पास मैं उतने रंगों को बनाने का कोशिश करूँगा, बाकी के आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपका लाल रंग मिलता है ना ऊपर, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, मैं लाइन से बनाता जाऊँगा। विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर में आपका आर हो गया पहले। आर आर के बाद आपको मिलेगा ओ से ऑरेंज। ऑरेंज कलर है क्या इसमें कहीं पर? इसको कर दें, देखिए ज़रा, ये आपका मिल गया ओ, ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद वाई आपको मिल गया येलो। तीसरे नंबर पे आपका येलो मिला। आप पटरी से बनाएंगे स्पष्ट आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मैं ज़रा एक काम करता हूँ, मैं अपनी ब्लॉक को ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लॉक को मैं चेंज करके बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, इस क्रॉस को हम लोग दोबारा बना देते हैं अच्छे से समझने के लिए। मैं इसको यहाँ से चित्र को हटा रहा हूँ और आइए अब आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका कलर सही आ रहा है। तो आ जाइए आप लोग, देखिए ज़रा इस बात को कैसे करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल, जिसे आप लोग प्रिज्म कहेंगे, जिसे आप लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे।
हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक श्वेत प्रकाश की किरण लेके आऊँगा, श्वेत प्रकाश की किरण लेके आऊँगा मैं, ठीक है। जिसे जाना कैसे चाहिए था, जिसे जाना तो एकदम सीधा चाहिए था, जिसे एकदम सीधा जाना चाहिए था। कैसे? ये इस तरह से, देखिए ऐसे जाना चाहिए था सीधा, परंतु अब ये सीधा नहीं जाएगी, ये होगी अपने मार्ग से विचलित, ये होगी अपने मार्ग से विचलित। कैसे होगी? आप जरा इस बात को देखेंगे, देखिए ये किरणें अपने मार्ग से होंगी विचलित। थोड़ा सा मैं डिप करता हूँ, इसी पॉइंट से हम लोग ले जाएंगे इसको, यहीं से ये जाएगा आपका, यहीं से ये जाएगा 3, यहीं से ये जाएगा 4, ये जाएगा आपका 5, ये जाएगा आपका 6, ये जाएगा आपका 7, ठीक है। अब उसके बाद ये किरणें भिन्न भिन्न रंगों में बंटना शुरू करेंगी। कौन कौन से रंगों में बटेंगी ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है। कौन सी, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। विबग्योर में बटेंगी ये। सबसे ऊपर आपको इसमें दिखेगा आर। कौन दिखेगा? आर, अर्थात आपको दिखेगा रेड कलर। तो आइए ज़रा देखते हैं हम लोग रेड कलर आपको कैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा जी, ज़रा आप बताएंगे का? देखिए आपको रेड कलर दिखेगा ऐसे, ये आपका निकला रेड कलर, ठीक है। उसके बाद आपका निकलेगा ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लेते हैं, देखिए ये आपका निकला ऑरेंज, ठीक। उसके बाद आपका निकलेगा अगला रंग येलो। कौन सा निकलेगा जी? येलो, ये देख लीजिए आप। उसके बाद आपका निकलेगा ग्रीन, अगला आपका निकलेगा ग्रीन। उसके बाद देखिए आपका अगला निकलेगा ब्लू, ये हो गया आपका ब्लू। देखिए आपका निकल गया ब्लू। उसके बाद आपका निकल गया इंडिगो, अर्थात आसमानी। तो आसमानी आपका कहाँ है जी? इसमें आसमानी, ये है ना आपका आसमानी। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये अगला आपका निकलेगा आसमानी। फिर आपका निकलेगा वायलेट। तो आपका वायलेट इसमें है, ये देखिएगा, देखिए ये तरीके से आपके सातों रंग दिख गए। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं, बताएंगे आप, दिखा आपको नहीं दिखा? चलिए तो अब देखिए मैं इनके नाम भी सबके लिख देता हूँ। अब आ जाइए, सबसे पहला आपको मिला था रेड। कलर चेंज करें? नहीं तो आप कहेंगे मास्टर वो पता नहीं कौन कौन कलर लिए थे। चलिए आ जाइए, रेड आया, रेड के बाद ऑरेंज आया, ऑरेंज के बाद आपका येलो आया, येलो के बाद आपका ग्रीन आया, फिर आपका ब्लू आया, ब्लू के बाद आपका इंडिगो आया, इंडिगो के बाद आपका वायलेट आया, वायलेट VIOLET, वायलेट माने होता है बैगनी और आर से होता है रेड, ठीक है। तो इसमें जो आपका रेड कलर का जो है उसमें आपको सबसे ऊपर दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा, जिससे पता चलेगा कि रेड कलर का अर्थात लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम हुआ है, सबसे कम हुआ है, याद रखिएगा। विचलन सबसे कम हुआ है, सबसे कम विचलन इसी का हुआ, ठीक है। ये बात को आप याद कर लीजिएगा। और सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? वायलेट अर्थात बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से नीचे ये क्रम चलता जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और सबसे कम ऊर्जा भी इसी की होती है, सबसे कम ऊर्जा भी इसी की होती है, और सबसे अधिक ऊर्जा इसकी होती है, सबसे अधिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसकी होती है, ठीक है। बाकी बीच के क्रम से चलते जाते हैं। तो आपने देखा कितने खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पे इनका विक्षेपण करके आपको दिखा दिया। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रिज्म के द्वारा, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं
प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्य के श्वेत प्रकाश का, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो क्रम मिला ना, ये जो क्रम जो मिला, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप क्या बताएंगे? प्रकाश के सातों रंगों का जो अलग अलग क्रम है, उसी को हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ से आप इस बात को भी अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, याद रख लीजिएगा आप। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। स्पष्ट किरण आरेख आपको बना के पेपर में समझाना है। तो पेपर में तो आपको अलग पेन यूज करने की मनाही होती है, इसीलिए आप एक ही पेन से सब कुछ बनाएंगे, परंतु आप ये क्रम लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, विब ग्योर याद रखिएगा, विब ग्योर, विब ग्योर बोल लीजिएगा 4 बार, एकदम दवाई की तरह याद हो जाएगा आपको। चलिए, उसके बाद यहाँ से क्या कहा आपको कि कोई एक रंग ले लीजिए, फिर उसका आपतन और विचलन कोण समझाइए, उसका आपतन कोण समझाइए और उसका विचलन कोण समझाइए। ठीक है, तो जरा देखेंगे आप लोग कि क्या होगा यहाँ पर। देखिए जरा, इसका आपतन और विचलन कोण बनाने के लिए हमको फिर से इस ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा, और अब केवल हम लोग एक ही रंग लेंगे, केवल हम लोग एक ही रंग लेंगे। देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने बना दिया प्रिज्म। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक आपतित किरण भेजेंगे, जो कि ऐसे जाएगी। किसी एक किरण की बात करूंगा मैं, उसके बाद उसको यहाँ से ऐसे भेजा जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगी वो, फिर वहाँ से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके 2 अभिलंब गए होंगे, 2 अभिलंब गए होंगे। देख लीजिए जरा, मैं उनको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ आपको, आप अच्छे से समझेंगे उसे। देखिए, ये हो गया आपका अभिलंब, और ये हो गया इधर का अभिलंब। ठीक है, और एक बात ये उठी कि ये जो आपकी आपतित किरण जानी चाहिए थी, आपतित किरण, वो वास्तव में ऐसे सीधे चली जानी चाहिए थी, जानी चाहिए थी ना, लेकिन गई नहीं थी। उसके बाद ये जो पीछे आपकी अपवर्तित किरण गई है, ये भी आपकी सीधे जानी चाहिए थी, परंतु गई नहीं, मुड़ी थी। तो ये देखिए, ये मुड़ गई ना दोनों। अब इनके बीच का जो कोण बना है, इनके बीच का जो कोण बना हुआ है, उसी को तो हम कहते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण कहते हैं जी? विचलन कोण कहते हैं। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है, ये वाला, इसी को हम लोग विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर आपका जो कोण गिरा हुआ है, इसे आप आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका अपवर्तन कोण आर है। तो जरा हम लोग इस बात को समझते हैं हुआ क्या था। क्योंकि ये बाहर था वायु, और वायु था यहाँ पे रहा होगा विरल। क्या रहा होगा? विरल। और अंदर आपका प्रिज्म था जो कि कांच था, इसीलिए रहा होगा ये सघन। तो आपकी जो प्रकाश की किरण है, देखिएगा, मैं एक बार येलो पेन से आपको पूरा दिखाता हूँ, या मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ कलर को, उससे आपको पूरा दिखाता हूँ मैं। उसके बाद मैं इन चीज़ों को चेंज करूँगा, हटा दूंगा इसको। केवल चित्र तो आपको यही बनाना है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण है। कौन सी किरण है जी? आपकी ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी निर्गत किरण है। निर्गत किरण, जिसे आप अपवर्तित किरण भी कह सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है, इसी को हमने ये पीछे बढ़ाया। इसको देखिए, हमने आगे बढ़ाया इधर साइड में, ये ऐसे, और इसको हमने इस तरह से पीछे बढ़ाया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसके बीच का जो कोण बनता है, उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं जी? उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया आपतित किरण और क्या? निर्गत किरण। ठीक है,
ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आइए अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें हुआ क्या था वास्तव में। देखिए, आपकी ये एक आपतित किरण ऐसे चली थी, इसको जाना सीधे चाहिए था, परंतु चूंकि ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, ये आपका जो था अभिलंब था, ये एरिया जो अभिलंब था, तो इसको अभिलंब से दूर थी, इसको अभिलंब के पास आना था, क्योंकि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ के जाएगी। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये जाती तो यहाँ से इसको सीधा ऐसे निकलना चाहिए था, परंतु आपको मालूम है कि ये सघन से फिर वहाँ विरल में जाएगी, क्योंकि फिर वायु में जा रही है। तो चूंकि ये अभिलंब था, इसका ये वाला अभिलंब था, तो इसके बीच ये नज़दीकियाँ थी, इसीलिए उसको दूर होना था, तो दूर हो गई वो, तो इसीलिए नीचे चली गई। देखिए ये नीचे चली गई, तो क्या हुआ, गई ऐसे, तो चूंकि ऐसे जाना था परंतु अभिलंब की ओर झुकना पड़ा, ऐसे गई, फिर सीधा जाना था, जब चूंकि अभिलंब से दूर जाना था इसलिए नीचे उधर गई। तो फाइनली आंसर जो हमारा निकल के आ रहा है कि किरण ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे हो गई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। इनको पीछे बढ़ाने पर इनके बीच का ये जो कोण बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। इसी को आपको आरेख बनाकर समझाना था, इसी को आपको आरेख बनाकर समझाना था। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपने आरेख बना दिया है, इसी को आपको बना लेना है। ठीक है, इतना आप बनाइएगा। आप यहाँ पे बोलिएगा जो कोण बना आई है, और इन दोनों के बीच का जो कोण बना, किसके किसके बीच का कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच का कोण बना है, उसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। हो जाएगा। तो दर्शाना किसको था आपको, देख लीजिए तो जरा, आपतन और विचलन कोण को ही दर्शाना था। इसका मतलब ये हो चुका है सवाल आपका। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको अब प्रिज्म में 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहीं से मैं आपको न्यूनतम विचलन कोण भी बता दे रहा हूँ। न्यूनतम विचलन कोण भी इसी पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके कहने का मतलब है कि अगर आप इस आई का मान बढ़ाएंगे, किसका मान बढ़ाएंगे, न्यूनतम विचलन कोण क्या कहता है कि यदि हम आई का मान बढ़ाएंगे, आई का मान बढ़ाएंगे तो डेल्टा घटता जाएगा। आई का मान बढ़ाएंगे तो डेल्टा घटता जाएगा, और आई का मान बढ़ते बढ़ते आई के एक विशेष मान पर डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाएगा। डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, और इसी को ही हम कहेंगे न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण कब होता है, जब आई अधिकतम होता है। जब आई क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आई आप जितना बढ़ाएंगे डेल्टा उतना ही कम होगा, और एक निश्चित मान ऐसा आएगा कि डेल्टा न्यूनतम हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा यम से, अर्थात डेल्टा मिनिमम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा न्यूनतम विचलन कोण क्या है। न्यूनतम विचलन कोण आई को बढ़ाते जाइए, यही जो आपकी परावर्तित किरण ऐसे है ना, इसको नीचे करते जाइए, नीचे करते जाइए, क्योंकि आई आपका बढ़ता चला जाएगा, और ये डेल्टा आपका तब घटता जाएगा। डेल्टा घटते घटते एक न्यूनतम मान पर आएगा, उसी को कहेंगे न्यूनतम विचलन कोण। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय। चलिए, आज की क्लास का आपका पूरा सवाल हो चुका है। अब इसमें 1 और 2 सवाल बचे हुए हैं सेट नंबर 4 में, उसको हम कल की क्लास में कर लेंगे, और सेट नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन हमारा लगेगा, 2019 समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे 2020 पर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। एग्जाम का लोड मत लीजिए और किसी बात का लोड मत लीजिए, जब हम हैं तो क्या गम है। चलिए।